एवेंजर्स डूम्सडे का नया टीजर फैंस के होश उड़ा रहा है। क्या वार्नर ब्रोस और नेटफ्लिक्स के प्यार को पैरामाउंट का पैसा खरीद सकता है? और अवतार फायर एंड ऐश के क्या जलवे हैं अपने रिलीज के बाद? तो भाई डूम्सडे काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो इस हफ्ते की पहली खबर की शुरुआत हम एवेंजर्स डूम्सडे के पहले टीजर से करेंगे, जो कि अवतार फायर एंड ऐश के रिलीज के साथ आ चुका है। अब इस टीजर ट्रेलर में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया, पर डूम्सडे की कास्टिंग में एक नाम जरूर ऐड हो गया है, और ये नाम है क्रिस एवांस का। जहां हमें टीजर में स्टीव रॉजर्स और पेगी कार्टर का वही घर देखने को मिला है जो हम सब ने एवेंजर्स एंड गेम के एंड में देखा था। वहीं हम कैप्टन अमेरिका को अपने सूट को फाइनली पुट डाउन करते हुए देख सकते हैं, और फिर हम उनकी गोद में एक बेबी को देखते हैं, और उसके बाद डूम्सडे का टाइमर शुरू हो जाता है। अब इस टीजर के बारे में 18 दिसंबर को ही वैरायटी ने अपने एक रिपोर्ट में बता दिया था, वो भी पूरे डिटेल के साथ। पर भाई मैंने तो इस टीजर को देखा जब मैं गया था अवतार फायर एंड ऐश देखने। तो कैप्टन अमेरिका का अपने सूट को नीचे रखकर अपने बेबी को उठाना कहीं ना कहीं ये सिंबलाइज कर रहा है कि कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स फाइनली अपनी सुपर हीरो वाली जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर अब अपनी फैमिली वाली जिम्मेदारियों को शुरू कर रहे हैं, वो भी एक हस्बैंड, एक फादर के तौर पर। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उनका ये डिसीजन टाइम ट्रैवल के साथ कंबाइन होकर कैसे बैकफायर करेगा, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम में इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी जगह रखने का डिसीजन इसीलिए लिया गया था ताकि टाइम के साथ ज्यादा छेड़खानी ना हो। पर ऐसा लग रहा है कि चीजें जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। अब हमारी अगली खबर भी गजब की है। तो दोस्तों अब ये फाइनल हो चुका है कि वार्नर ब्रोस नेटफ्लिक्स के डील के साथ ही जाएंगे, क्योंकि वार्नर ब्रोस डिस्कवरी ने पूरे 1400 वर्ड का एक लेटर लिखा है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जहां उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह पैरामाउंट एक झूठा और इल्यूजनरी ऑफर दे रहा है 108 बिलियन डॉलर्स के नाम पर। अब इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया कि वार्नर ब्रोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूनानिमसली यानी एक साथ पैरामाउंट के ऑफर को ठुकरा दिया है, यानी कि एक भी डायरेक्टर ने पैरामाउंट के हक में वोट नहीं डाला। और क्योंकि उनका ये कहना है कि पैरामाउंट का ये बिड बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि पैरामाउंट अपने फाइनेंसेस को सही से प्रूव नहीं कर पा रहा, इसलिए पैरामाउंट के ऑफर को एक्सेप्ट करना कहीं ना कहीं वार्नर ब्रोस के एसेट्स को खतरे में डालने जैसा होगा। और इसी वजह से वार्नर ब्रोस और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नेटफ्लिक्स के ही ऑफर को ज्यादा भरोसेमंद मान रहे हैं, और अब नेटफ्लिक्स के ही बिड के साथ डील शुरू हो चुकी है। तो पैरामाउंट हरियाली लहराते हुए आया तो था इस डील को खराब करने, पर इस न्यूज के साथ अब ये क्लियर हो गया है कि पैरामाउंट इस रेस से बाहर हो चुका है, और अब हमें वार्नर ब्रोस के सारे एसेट्स नेटफ्लिक्स पर आते हुए दिख रहे हैं। अब हमारी अगली अपडेट भी जो है वो डीसीयू से है, और ये सुपरगर्ल मूवी से है, पर खबर उतनी अच्छी भी नहीं है। तो एक्स पर ट्वीट करते हुए इंडस्ट्री इंसाइडर क्रिप्टिक एचडी ने एक इंसाइडर रिपोर्ट डाली। अब उस ट्वीट को आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे कि रिपोर्ट के हिसाब से सुपरगर्ल मूवी की एक टेस्ट स्क्रीनिंग हुई, जहां पर उसका रन टाइम बताया गया 2 घंटे 5 मिनट का, और ये भी बताया गया कि मूवी के इनिशियल फीडबैक्स अच्छे नहीं हैं। मूवी ठीक ठाक सी है, मतलब ना ही अच्छी कही जा सकती है और ना ही उतनी बुरी भी। वहीं मूवी में कुछ सीन्स दूसरों के मुकाबले ज्यादा शाइन कर रहे हैं, और बात निकल कर आ रही है कि लोबो के बस 2 ही फाइट सीन है मूवी में। इन सब के ऊपर रिपोर्ट के हिसाब से टेस्ट स्क्रीन ऑडियंस को मूवी का विलन मूवी का सबसे वीक और सबसे अंडरवेलमिंग पॉइंट लगा। अब देखो, जहां तक ये फीडबैक रिपोर्ट कह रहा है कि टेस्ट स्क्रीन ऑडियंस को मूवी अच्छी भी नहीं लगी और बुरी भी नहीं लगी, ये बहुत नॉर्मल है किसी भी टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए। पर हाँ, अगर लोबो की बात है तो लोबो के फाइट्स मूवी में कम होना ये थोड़ा चिंता वाली बात है, क्योंकि फिर लोबो को स्टोरी में डाला ही क्यों गया जब इसकी सोर्स कॉमिक में लोबो था ही नहीं। इन सब के ऊपर विलन का अंडरवेलमिंग होना ये कॉमिक में भी था। इसकी सोर्स कॉमिक वुमेन ऑफ टुमारो में भी विलन कोई बहुत शानदार नहीं था। तो इस टेस्ट स्क्रीनिंग को मैं तो उतना सीरियस नहीं ले रहा। देखो, इस मूवी का कंसेप्ट ही है कि क्रिप्टोनियन को एक नॉर्मल विलन के अगेंस्ट लाना है, जहां ज्यादा वेट है यहाँ इमोशनल एस्पेक्ट्स का और जर्नी का। जहां सुपरगर्ल कॉमिक में भी कहती है कि वो जब चाहे तब क्रेम को मार सकती है, पर उसे रूथी को कुछ सिखाना भी है। तो इस टेस्ट स्क्रीनिंग रिपोर्ट से मुझे तो बस एक बात समझ में आ रही है कि सुपरगर्ल मूवी को अपने इमोशनल वेट को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वही ऑडियंस के होश उड़ा सकता है। बाकी विलन नॉर्मल हो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारी अगली खबर एमसीयू के फेज 6 के बाद के स्ट्रक्चर से जुड़ी है। तो कॉस्मिक सर्कस के रीसेंट क्यूएनए में जब इंडस्ट्री इंसाइडर एलेक्स पेरेज से पूछा गया कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, तो इस पे उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू और भी ज्यादा डिस्कनेक्टेड होने वाला है।
जहां मूवीज जो है वो थीम्स में डिवाइडेड होंगी, जैसे कि कॉस्मिक लेवल, स्ट्रीट लेवल, सुपरनैचुरल लेवल। और ये सारी मूवीज बहुत ही इंडिपेंडेंटली और डिस्कनेक्टेड फैशन में बनाए जाएंगे, जहां कोई भी मूवीज आपस में कोई कनेक्शन नहीं रखेंगी अनटिल और अनलेस एक इवेंट मूवी नहीं आती। यानी कि जब तक कोई एवेंजर्स या कोई असेंबल मूवी नहीं आती दोस्तों, तब तक हमें सारे प्रोजेक्ट्स बड़े ही इंडिपेंडेंटली चलते हुए नजर आएंगे। अब सिंपल सा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ये अच्छी बात है? तो देखो, अगर आप एमसीयू के रूट्स को याद करो तो वहां भी कोई भयंकर कनेक्शन नहीं था। हर मूवी इंडिविजुअली अपनी सोलो स्टोरी लेकर आती थी, जहां पोस्ट क्रेडिट सीन या छोटे मोटे हिंट्स के साथ वो कनेक्ट करती थी दूसरे प्रोजेक्ट से। और ऑब्वियसली असली कनेक्शन हमें असेंबल में ही दिखता था। तो कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंटली और डिस्कनेक्टेड फैशन है मूवीज को लेकर आना कुछ नया नहीं होगा। हालांकि मैं तब भी कहूंगा कि एमसीयू को बांध के रखने का काम असेंबल मूवीज का होता है, जैसे एवेंजर्स मूवी का। तो अगर मार्वल हर फेज के एंड में एक एवेंजर्स मूवी वापस से लाने लगे या एक असेंबल मूवी वापस से लाने लगे, तो सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। और हाँ, जहां तक बात रही डिस्कनेक्शन की, तो उनका टीवी सीरीज और एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स में होना तो बहुत जरूरी है। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। अब हमारी अगली अपडेट सभी लोगन फैंस के लिए है। तो अब धीरे धीरे ऐसे तगड़े संकेत आने लग गए हैं कि हमें डूम्सडे में लोगन भी दिख सकता है। तो अगर आप सबको याद हो तो 10 दिसंबर के आसपास वैरायटी से बात करते हुए ह्यूग जैकमैन से जब पूछा गया कि क्या अब डेडपूल और वुल्वरीन के बाद उनका कैरेक्टर अब कंप्लीट हो चुका है, तो उस पर ह्यूग ने जवाब दिया था कि नहीं, उन्हें अभी ऐसा नहीं लगता कि उनका काम खत्म हुआ है। और तभी से लोग एक्साइटेड हो गए हैं कि शायद डूम्सडे में वुल्वरीन होने वाला है। पर अब इस हफ्ते द व्यू के लेटेस्ट एपिसोड में ह्यूग जैकमैन अपनी नई मूवी प्रमोट कर रहे थे, जहां पर होस्ट ने 10 दिसंबर की ही बात को लेकर ह्यू से पूछा कि क्या वो कोई क्लू दे सकते हैं कि क्या वो सच में डूम्सडे मूवी में होने वाले हैं। जिस पे ह्यू ने सीधा सीधा कहा कि वैरायटी से उन्होंने जो बात कही थी वो कोई क्लू नहीं था। अब देखो, कुछ फैंस का मानना था कि हमें वुल्वरीन डूम्सडे में ना दिखकर सीधा सीक्रेट वॉर्स में दिखने वाला है, पर अब इस खबर के बाद से फैंस और ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं कि भाई हमें हमारा वुल्वरीन डूम्सडे में ही दिखेगा। और देखा जाए तो इस बात की बहुत ही ज्यादा सॉलिड चांसेस नहीं है, क्योंकि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में एक्समैन तो दिख ही रहे हैं, तो वो एक्समैन टीम ही क्या जिसमें वुल्वरीन ना हो। अब जब डूम्सडे और म्यूटेंट्स की बात छिड़ी गई है, तो हमारी अगली अपडेट भी डूम्सडे से ही है, पर इस बार वो डेडपूल से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, तो एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए इंडस्ट्री इंसाइडर माई टाइम टू शाइन ने इंसाइडर रिपोर्ट दिया ये कहते हुए कि एवेंजर्स डूम्सडे में डेडपूल होने वाला है और वो एक्समैन की साइड से लड़ेगा, वो भी एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के खिलाफ। अब इस बात को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है मार्वल की तरफ से, पर हम सभी ये जानते हैं दोस्तों कि डेडपूल और वुल्वरीन दोनों ही डूम्सडे में होने वाले हैं। वहीं डेडपूल का आर्क ही कुछ ऐसा रहा है जहां पर उसे ना तो एक्समैन वाले कभी अपना पाए थे और वो एवेंजर्स के ऑडिशन में भी रिजेक्ट हो गया था। तो डूम्सडे में ये देखना तो इंटरेस्टिंग होगा कि डेडपूल अपने रिजेक्शन के बाद इन टीम से कैसे भिड़ेगा। ऑब्वियसली डेडपूल के एक्समैन के साइड से दिखने के चांसेस ज्यादा हैं, पर हम फैंस मेनली चाहते हैं कि डेडपूल एमसीयू के कैरेक्टर से ज्यादा इंटरेक्ट करे और वो थॉर और डेडपूल वाले सीन का भी हमें कुछ दिख जाए। हालांकि कई फैंस चाहते हैं कि डेडपूल, कैप्टन अमेरिका और वुल्वरीन का एक टीम अप दिखे, जहां पर डेडपूल पहले कैप्टन अमेरिका को ह्यूमन टॉर्च समझे और गाली गलौज करना शुरू करे और कैप्टन बोले लैंग्वेज। हमारी अगली अपडेट है कि अवतार फायर एंड ऐश अब रिलीज हो चुकी है, पर इंटरेस्टिंगली ये मूवी जेम्स कैमरन के पूरे करियर की सबसे लोएस्ट रेटेड मूवीज में से एक बन गई है, जहां रोटन टोमेटोज ने इसे सिर्फ 67% की रेटिंग दी है और IMDb पर इसका स्कोर है 7.6 आउट ऑफ 10, जो कि इसे डालता है एक एवरेज मूवी की कैटेगरी में। वहीं वैरायटी की रिपोर्ट्स के हिसाब से जो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस अवतार फायर एंड ऐश को लेकर आए हैं वो ये है कि मूवी अपने पहले ही वीकेंड में ग्लोबली 340 to 365 मिलियन डॉलर्स कमाई कर सकती है, जो कि है तो बहुत इंप्रेसिव बात। पर असली सवाल अब यही आता है कि जेम्स कैमरन की स्टोरी लेस स्पेक्टिकल फैंस पर कैसा असर डालेगी और क्या ये वो बॉक्स ऑफिस नंबर पुल कर पाएगी जो ये आज तक कर पाई है। अब कुछ अपडेट्स मक्कारी की स्पीड में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की फिल्मिंग ऑफिशियली इस हफ्ते रैप हुई, जहां डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने पूरे क्रू के साथ फोटो शेयर की। प्लस ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि फ्रेडरिक फॉसवेल यानी कि विलन बिग मैन हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिख सकता है। अवतार 5 की रिलीज डेट आ चुकी है, जो कि होगी 19 दिसंबर 2031, जहां कहा जा रहा है कि केरी उस मूवी की नैरेटर होगी। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 के कुछ लुक सामने आए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की सुपर न्यूज। अब आप मुझे बताओ कि डूम्सडे का टीजर आपकी सोच से ऊपर निकला या ठीक ठाक था? आपके हिसाब से सुपर गर्ल DCU के स्टेटस को बढ़ाएगी या घटाएगी? और आपने अवतार फायर एंड ऐश देखी? आपका उस मूवी को देखकर कैसा रिस्पॉन्स रहा? प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। सुपर न्यूज अच्छा
अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अंसना, यू आर सुपर सुपर, पीस।